तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए, सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और कूलम्ब्स लॉ के, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले के टॉपिक बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में डाले गए हैं, जैसा कि आपके सीबीएसई में टॉपिक आते हैं या फिर एंट्रेंस जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस की सीरीज़ है तो जेई मेंस में जैसे टॉपिक आते हैं उसी सीक्वेंस में टॉपिक को डाला गया है। अब जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आई होप आपको जो चीज़ें हैं समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आज आप जो चीज़ समझने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर मैंने एक एरिया ले लिया है। देखिए ये सर्कुलर एरिया है, बट अगर हम इसका, ये कुछ ऐसा है बना हुआ, ठीक है, पर इसको हम देख रहे हैं 3 डायमेंशनली, तो इसको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमने ले लिया, क्लियर। अब इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने वाली हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। देखो फ्लक्स क्या, फ्लक्स वर्ड का मीनिंग समझिए आप अपने आप, आपको जो है वहाँ पे एग्जाम हॉल में सब कुछ याद आ जाएगा। फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है किसी एरिया में से कितना सब्सटेंस पास हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लक्स। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी एरिया में से कितना जो है वाटर का मास ट्रांसफ़र हुआ तो उसे बोलेंगे वाटर फ्लक्स। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई। तो जैसे ये एरिया है, तो इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये मोटी मोटी बात हमें समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। E.A से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, देखो हर चीज़ को ना बेसिक से समझो, छोटी छोटी बातों से समझो, क्योंकि आप बड़े लेवल तक समझ लेते हैं फिर आपको पता ही नहीं चलता है। कोई छोटी सी चीज़ पूछ लिया आपसे, आप पैनिक हो रहे हैं वहाँ पे। तो आप सब कुछ छोटे छोटे लेवल से समझते चलिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इसकी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कि फ्लक्स जो है E.A है। तो इसको थोड़ा सा फील करते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है फ्लक्स को, ऐसा यूनिट हमें समझ में आ गई। एक तरह का 3 डायमेंशनली भी समझ पाए आसानी से कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए मेरे पास जो ये है एक टेप, ठीक है, तो ये टेप है मेरे पास। अब इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पार हो रही है, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार निकल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार जाएगी इसके, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आर पार जा रही है वो फ्लक्स बनाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको कि ये मेरे पास एरिया है, सर्कुलर एरिया, ठीक है, और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं और पेन ले लेता हूँ, तो ये सब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर में से आर पार जा रही है, ये फ्लक्स बनाएंगी। पर सपोज कि अगर ये ऐसे जा रही है तो ये फ्लक्स नहीं बनाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो समझें, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये कि अभी तक जिस एरिया को हम पूरी लाइफ स्केलर मानते रहे वो फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त वेक्टर बन गई, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं कि जो एरिया है उसे वेक्टर कंसीडर करते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ भाई क्लास में भी कि कोई चीज़ वेक्टर है या स्केलर है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो है वो वेक्टर उसका नाम है, ठीक है, या वो वेक्टर ही होनी चाहिए, उसने वेक्टर के रूल फॉलो किए। जनरली वेक्टर का डेफिनेशन आपको बताया जाता है ना, जो
वो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। जो आपको वेक्टर का डेफिनेशन समझाते हैं ना हम लोग, कि वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके एक वेक्टर बनता है, और वो वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये सारी कहानी हम आपको समझाते हैं। बट ये जब समझाते हैं जब वो एक वेक्टर हम बना दिया हमने, उसके बाद की बात है कि हमने पहले उसे वेक्टर माना और फिर वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है अगर, तो वो वेक्टर है। पर हम मानेंगे कब? तो हम कभी भी मान सकते हैं, हमारी चॉइस है। हम लेंथ को भी जो है स्केलर ना मान के वेक्टर मानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर एरिया को हम वेक्टर ट्रीट करें अगर, तो ये हमें वो सारे सॉल्यूशंस निकाल के दे सकता है जो फ्लक्स के आउटकम्स हमारे को ज़रूरत होगी। तो अगर मैं फ्लक्स के लिए एक जर्नल फार्मूला तैयार करूँ और उसमें एरिया को वेक्टर मान लूँ तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं एरिया एज ए स्केलर ना मान के एरिया एज ए वेक्टर मान लूँ, अगर मेरे हर एक तरह के फ्लक्स को वो कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर जब साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया तो इस फॉर्मूले को इस बात बताया कि भाई इस फॉर्मूले में जो एरिया है वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट हुआ है। बात समझ में आई? अब वेक्टर है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा इस एरिया का, भाई जाहिर सी बात है, वेक्टर है तो एरिया का डायरेक्शन तो होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाई ये जो है मेरा कोई सरफेस एरिया है, तो इसका जो वेक्टर डायरेक्शन होगा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये डायरेक्शन है, ये जो मैंने ए कैप लिखा है ना, ए कैप का मतलब है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो ये एरिया का यूनिट वेक्टर है। जिसका डायरेक्शन किधर होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो आई होप आपको एरिया का मैग्नीट्यूड तो पहले से ही कैलकुलेट करना आता है किसी भी एरिया का, आज आपको एरिया का वेक्टर डायरेक्शन भी पता चल गया कि भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो वो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है क्या वैल्यूज़ हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, चेक करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन से पास हो तो मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, सपोज दैट यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पास हो, एक सेकेंड, दूसरा एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है, इसको टिल्ट कर देते हैं। ये एरिया है हमारा, और सपोज दैट कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, ये तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे निकल रही हो इस तरीके से। तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में से पार हो रही है? नहीं हो रही। तो ऐसे केस में आपका फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। और जिस समय एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है उस समय आंसर क्या आ रहा है? मैक्सिमम, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कहूँ कि 90 डिग्री का एंगल है तो उस समय रिजल्ट कितना आता है? 0 प्रैक्टिकली। और जिस समय इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है उस समय रिजल्ट कितना आता है? तो मैक्सिमम। इट मीन्स कि आप ई डॉट ए करेंगे ना कि ई क्रॉस ए। अगर आप ई क्रॉस ए करते हैं, ई साइन थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ई ए साइन थीटा, है ना। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए, पहले तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं फिर बाद में देखते हैं, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ। फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड अगर आप ये कहते तो ये हो जाता है ई ए कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड, और जैसे ही मैंने 90 डाला तो उस समय ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए था, तो मतलब उस समय आंसर हो जाता है ई ए। और जिस समय मैंने 0 डाला उस समय आंसर हो जाना था 0।
बट प्रैक्टिकली तो हमें दिख रहा है कि जिस समय जीरो है उस समय तो मैक्सिमम वैल्यू है। इट मीन्स इट इज अ ई कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, नॉट ई क्रॉस ए। ठीक है, और ये कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी ई डॉट ए लिख सकता हूँ। अभी बात क्लियर हुई कि डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ये सारी जो मैंने बातें आपको बताई हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर। सॉरी, यहाँ से ज़्यादा कट गया, यहाँ तक बस। अब आप जो है इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से, ये जो है अब आप नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी डिस्कशन। चलिए, तो अभी हमने जो है ये सारी चीज़ें समझी। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना आ गया किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले तो। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन एकदम, कि सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, और एक कॉइल है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लेस की गई है एक्स वाई प्लेन में, फर्स्ट, सेकेंड वाई जेड प्लेन में, एंड थर्ड जेड एक्स प्लेन में। बात समझ में आ रही है कि ये 3 कंडीशन में प्लेस की गई है कॉइल। मतलब कि अगर मैं इस कॉइल को देखूं तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये कॉइल ऐसे रखी होगी इसमें, इस प्लेन पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया आपने। अब इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर आप उसे देखोगे 3 डायमेंशनली, अगर आप देखोगे, विजुलाइज करते हो, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मतलब ये तो कॉइल तो रखी है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, के कैप, जेड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा दैट इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, बट दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब इसको इजीली कैसे पता कर सकते हैं, देखो, अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के कैप में, जो इसमें नहीं है उसी में होगा डायरेक्शन। वाई जेड है तो इसमें क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये आई कैप। जेड एक्स है तो क्या नहीं है, वाई जे कैप। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई को जे से करते हो आंसर 0 आता है, जे से के को करते हो आंसर 0 आता है। सिर्फ आई से आई को डॉट करोगे तो 1 आएगा, जे को जे से डॉट करोगे तो 1 आएगा, और के को के से डॉट करोगे तो 1 आएगा। तो मतलब इस वाले केस में भी फ्लक्स 0 हो जाएगा और इस वाले केस में भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। इन दोनों केसेस में 0 हो जाएगा, सिर्फ जिसमें आई कैप में डायरेक्शन है उसमें वैल्यू आएगी कितनी, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 10 इंटू में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब समझ में आया? तो एक देखो, मैं हर चीज़ ना आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, आप क्वेश्चन कैसे लोगे, ठीक है, इस जो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया और नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड समझा के निकल लिए, या फ्लक्स समझाया, फ्लक्स समझा के निकल लिए कि भाई फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया में से जितनी वैल्यू पास हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी चीज़ों की। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका एरिया है, ठीक है, और इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इनके बीच में मान लीजिए कॉस जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करूं तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो ई ए कॉस 60 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में ई साइन 60। तो मतलब ई साइन 60 अगर देखूं तो वो एरिया के पैरेलल है, इसका मतलब फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कॉस 60 वाला कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। या फिर मेरे को डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूले से जाता तो फॉर्मूले से क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई डॉट ए है ना फ्लक्स, तो ये कॉस थीटा,
और दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो भी आप डायरेक्टली कह सकते थे इसका आंसर है ई ए कॉस 60 डिग्री, मतलब ई ए बाय 2। तो अगर ये फील्ड सीधे निकलती तो इसका रिजल्ट आता ई ए। तो क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से एक, क्या क्वेश्चन बन गया कि उन्होंने कहा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, फ्लक्स बन रहा था फाई नॉट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री से बैंड हो गई है विद टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी बताओ फ्लक्स कितना हो गया, तो ये वाला कितना हो गया फाई का, फाई नॉट बाय 2, क्योंकि फाई नॉट कितना था ई ए, तो ये फाई नॉट बाय 2 हो गया। तो ऐसे एमसीक्यू बनते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अभी समझिए, मान लीजिए कि जो है मैं यहाँ पे एक फिगर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल फिगर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, ऐसे। और ये जो है आपका, एक सेकेंड आप अज्यूम कर सकें सही से, उसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। आपसे पूछें कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है, तो आंसर है 0। क्यों? देखो, जितनी फील्ड अंदर गई, ठीक है, इस वाले सरफेस से, फ्लैट सरफेस से जितनी फील्ड अंदर गई है उतनी ही फील्ड इस ऊपर वाले सरफेस से बाहर आई है। तो ऊपर वाले सरफेस से मैं अगर मान लूँ φ1 फ्लक्स है, तो उससे कितना बन रहा है ई ए कॉस 0, क्योंकि फील्ड भी ऊपर है और एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है। बट नीचे वाला जो है उसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो ये कितना बन जाएगा φ2, वो बन जाएगा ई ए कॉस 180, ठीक। और जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, ऐसे। तो φ3 कितना हो जाएगा, तो φ3 हो जाएगा ई ए कॉस 90। तो फ्लक्स जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, अगर आप तीनों फ्लक्स को ऐड करेंगे तो ये जितना पॉजिटिव बनाएगा, cos 180 का वैल्यू माइनस होता है तो ये उतना ही नेगेटिव बनाएगा। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए। cos 90 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा और टोटल फ्लक्स इसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? पर अब हम इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और चीज़ों को और समझेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, ये ऐसे, एक सेकंड मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ यहाँ से। ये एक हमने ऐसे एक एरो लिया, यहाँ से हमने एक एरो लिया और इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और फिर उसके बाद हमने एक जो है सर्कल लिया ऐसे, यहाँ से भी एक सर्कल, देन इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक सिलेंडर बन गया ये, जो कि इस तरीके से रखा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये एक्स वाई जेड में रखा हुआ है। इसका जो रेडियस है उसको हम आर मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 मीटर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, आई कैप एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज -10 न्यूटन पर कूलम आई कैप फॉर एक्स इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है? ये जो कंडीशन दी गई है इसका मतलब ये है कि अगर x 0 से बड़ा है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आई कैप में 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन पर कूलम। और जब आप x से छोटे पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव आई कैप, माइनस आई लिखा है ना, माइनस आई लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये जो है यहाँ पे माइनस साइन है और आई कैप है, तो माइनस आई कैप मतलब कि इस डायरेक्शन में।
तो ये 10 न्यूटन पर कूलम जो है इस डायरेक्शन। अब ऐसे केस में अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो अभी भी 3 फेसेस के चलते ही फ्लक्स बनेगा। मानते हो बात कि 3 फेसेस के चलते फ्लक्स बनेगा कितना? तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, सेकंड कर्व सरफेस मान लेता हूँ, एंड दिस इज थर्ड फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो कितना फ्लक्स बनेगा कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है 10 न्यूटन की फाई 1 से। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस जो है कैसा होगा सर्कल होगा, तो इसका पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू 1 है तो ये हो गया पाई, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और आपका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, प्लस सेकंड केस कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा इधर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि कॉस 90 है ई डॉट ए में, ये कॉस 90, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ये 10 है, एरिया पाई है थर्ड वाले नंबर के, बट इसका भी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, आप वो चीज़ उस पर नोटिस करिए कि भाई इसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर ही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, इसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस 0 ही यूज़ करोगे आप। अब ये हो जाएगा 10 पाई कॉस 0 1 होता है, नीचे वाला भी हो जाएगा 10 पाई कॉस 0 1 होता है, और ये 90 वाला हो जाएगा 0। तो आपका आंसर हो गया 20 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया क्वेश्चन? अभी मज़ा आया? तो इस तरीके से जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर देखो इस चैनल का पर्पस ये है कि आपको जेन्युइन नॉलेज देना, ठीक है। आपको टॉपिक सिखाना नहीं है कि टॉपिक सिखाना, इसीलिए मैं वन शॉट नहीं बनाता है। वन शॉट में क्या करोगे यार जान के? वन शॉट तो उनके लिए जिनको सब कुछ आता है। अभी मुझे सब कुछ आता है, मुझे जो है बस रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए वन शॉट ही क्यों देखना है यार? खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज कर सकते हो तुम, ठीक है। 14 चैप्टर हैं आपके, 15 चैप्टर मान लीजिए, 14 चैप्टर हैं इसमें। तो 14 चैप्टर जो हैं, आप एक बात सोचिए कि अगर आप किसी वीडियो से देखेंगे जाके फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उस इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं? आप पढ़िए आराम से तसल्ली से, अपने खुद के की नोट्स बनाइए, उसको आप जो है 14 चैप्टर को कोशिश करिए कि इतने छोटे नोट्स बनाएं कि 10 15 20 पेज में ख़त्म कर दें। जब आप पेपर के टाइम में उसे रीड करेंगे तो आपके लिखे हुए हो, आपको पता हो, आप आसानी से उसमें आंसर्स अपने जो है जो भी आपके मन में क्वेरी आएगी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा, और आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपने खुद लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक क्यूब है ए का, ठीक है। ये क्यूब है और यहाँ से ये जो दूरी है ये भी ए है, ठीक। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी यहाँ पर कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स, ठीक है। E इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर सपोज आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी एक्स के साथ वेरी कर रही है। डायग्राम आपके सामने ये है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और यहाँ से एक जेड एक्सिस जा रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे बता दीजिए कि टोटल फ्लक्स कितना बनेगा इस सरफेस से, इस क्यूब सरफेस। तो कर सकते हैं हम इसको सॉल्व आसानी से। देखिए कैसे करेंगे
सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि E इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये दे रखा है ना हमें सबसे पहले कि E एक किसका फंक्शन है, x का। तो जिस समय x का वैल्यू a है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा a स्क्वायर, है ना, आई कैप। और जिस समय x का वैल्यू 2a है, क्योंकि देखो a कब है, a इस पॉइंट पे है, ठीक है, और 2a कब है, 2a इस पॉइंट पे है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि भाई इस वाले फेस से कितना फ्लक्स बना, इस वाले फेस से, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई 2x पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी जिस समय वो 2x था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, अल्फ़ा 2a का स्क्वायर आई कैप, इट मीन्स 4 अल्फ़ा a स्क्वायर आई कैप, ठीक है ना भाई। और a कब का था, a यहाँ पर है, a के लिए ये वाला है, ये एरिया जो है a का है। इसके अलावा जो एरिया है इनका सबका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब जो है केवल जिनकी ज़रूरत है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो ये वाला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रही है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। आउटसाइड द सरफेस लेते हैं हमेशा, ठीक। तो इनके एरिया वेक्टर जो है इस तरीके से हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर है, वो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में है। तो ऑलवेज इस डायरेक्शन में, तो मैं अगर फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो केवल 2 ही फेसेस से फ्लक्स बन रहा है, बाकी के 4 फेसेस से तो 0 ही बन रहा है। तो इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो 1 से कितना बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1 पे, 1 कौन सा, 2a वाला, ये 1 है, ये 2 कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 अल्फ़ा a स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया कितना हो गया, तो एरिया हो गया a स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब की साइड है ना। और कॉस कितना हो गया, तो कॉस 0 हो गया, प्लस अब इसके आगे, तो इसके आगे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वाले सेकंड वाले फेस पे है, वो है अल्फ़ा a स्क्वायर इंटू एरिया a स्क्वायर, ठीक है। और कॉस कितना हो गया, तो अब कोई कहेगा कि कॉस 0 हो गया, कॉस 0 नहीं है भाई, देखो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 1 वाले का और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, जबकि 2 वाले में अपोजिट है, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा a की पावर 4 पॉजिटिव माइनस अल्फ़ा a की पावर 4, तो आंसर इज 3 अल्फ़ा a की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। समझ में आया आपको भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई होप आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना आया होगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो और एरिया दे रखा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो पॉज करके आराम से देखिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बोल दे कि एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10, पर ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10 की पावर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब डायरेक्शन किधर है, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन याद करिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई है, तो इसकी डायरेक्शन होगी के कैप की तरफ। तो मतलब के कैप की तरफ जो वेक्टर है, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ के कैप का इसका वेक्टर चाहिए, क्योंकि एरिया मेरा किधर है के कैप में। तो 3 इंटू में 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, 0.03 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर।
अभी आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कई बच्चों के मन में एक विचार आ जाता है कभी कभी, ठीक है, मेरे से शेयर करते तो मैं आपको बता देता हूँ। कईयों को लगता है यार ठीक है सर आपने जो बताया समझ में आया, बट हमने एरिया अंदर क्यों नहीं लिया, हम ऐसे भी तो ले सकते थे। तो हमें हमेशा आउटर जो रीजन में जा रहे होता है, ठीक है, मतलब इनर सरफेस एरिया नहीं लेना होता, हमेशा आउटर सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं हम। तो इसलिए मैंने ये वाला सरफेस एरिया जो है कंसिडर किया, इसके अंदर का नहीं किया। ऐसे यहाँ पर इस साइड का कंसिडर किया, ठीक है, इसको नहीं किया। तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये हरे वाला क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा ये सारा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ लिया है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखेंगे गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ देखेंगे, गॉस लॉ, ठीक। तो गॉस लॉ बेसिकली है क्या, समझिए। अगर कोई चार्ज है मेरे पास, ठीक है, सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक, और इस चार्ज के सराउंडिंग में मैं एक सरफेस एरिया ड्रॉ करूं, ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पे अगर मैं एक सरफेस एरिया को ड्रॉ करता हूं, ऐसे सरफेस एरिया को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया ड्रॉ करूं किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो कि एनक्लोज हो, एनक्लोज मतलब पूरी तरीके से क्लोज्ड, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे ये खुल गया, ठीक है, ऐसा खुला हुआ भी नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ ढका हुआ होना चाहिए, पूरा एनक्लोज होना चाहिए। तो पूरा एनक्लोज्ड एरिया मैंने जो है ले लिया, एक स्फीयर बना दिया इस चार्ज के लिए, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज था मेरे पास, मैंने इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर बना दिया। अब गॉस लॉ ये कहता है कि अगर एनक्लोज चार्ज है तो E डॉट डी एस जो कि फ्लक्स होता है फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एफ साइलेंट नॉट। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे समझिए, ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, गॉसियन सरफेस के जो अंदर है, ठीक है। मतलब कि गॉसियन सरफेस, मान लीजिए मैंने एक ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया एक कि ये गॉसियन सरफेस है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, यहाँ Q5 चार्ज है। तो केवल जो कंसीडर किए जाएंगे चार्ज, अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, तो यही चार्ज केवल कंसीडर किए जाएंगे, बाकी किसी चार्ज को कंसीडर, इन दोनों चार्जेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फ्लक्स कितना बनेगा इस सरफेस से, इस सरफेस से फ्लक्स कितना बनेगा, जो सरफेस है, तो इस सरफेस से फ्लक्स बनेगा चार्ज एनक्लोज बाय एफ साइलेंट नॉट, ठीक है। और अभी हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था कि फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ई डॉट डी एस। तो गॉस ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। गॉस ने कहा कि क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ये जो सिंबल है ना, ये वाला, आप में से कहीं सोचोगे ये गोल सा क्या लगा दिया, ये क्लोज सिंबल बताता है कि सरफेस जो है वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज सरफेस। मतलब जहाँ से आप चालू कर रहे हैं चलना, मान लीजिए इस पॉइंट से आप चालू कर रहे हैं, तो इस पूरा सरफेस को घूम के आएंगे तो भी इसी पॉइंट पे आप खड़े हो जाएंगे। मतलब ये पूरा सरफेस जो है वो एनक्लोज्ड है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जो है क्लोज सरफेस, डेफिनेट इंटीग्रल का साइन है ये, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसकी एक लिमिट होती है। तो इनिशियल से फाइनल सेम पोजीशन पे आके वापस खड़े हो रहे हैं, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल का साइन लगाया। तो क्लोज एनक्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एफ साइलेंट नॉट, ये हो गया आपका फ्लक्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपकी, फ्लक्स है ये, क्लियर, डन। चलिए, तो अभी आपने समझा, अब थोड़ा सा और आगे आप समझिए चीज़ों को, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्जेस। इसका क्या मतलब है ड्यू टू ऑल चार्जेस का? ये बहुत बार आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, बहुत लोगों ने पढ़ाई भी होगी आपको, ठीक है, और आपने भी कभी बुक से पढ़ी हो तो भी उसमें लिखा होता है कि जो यहाँ पर चार्ज लिया गया गॉस लॉ के अंदर, जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा हम बताते हैं भाई कि ये जो है ये एनक्लोज चार्ज है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जितने भी चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटल चार्जेस के चलते हैं, ठीक है, ऑल चार्जेस जितने भी प्रेजेंट हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस बात को समझे थोड़ा सा कि कैसे पॉसिबल है, मज़ा आएगा। देखो भाई, ये मैंने कोई रैंडमली गॉसियन सरफेस लिया, इसके अंदर मैंने कुछ चार्ज प्लेस कर दिए Q1, Q2, Q3, माइनस Q4, माइनस Q5, और बाहर प्लेस कर दिए Q6, Q7, माइनस Q8, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स निकालते वक्त मैं कहूँगा कि भाई टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, तो Q1, Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, क्योंकि ये सारा चार्ज एनक्लोज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, बट अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन के साथ इक्वल रखना है, ठीक है, कि एनक्लोज कितना है फ्लक्स, तो ये जो अभी मैंने निकाला है फाई, ये वाली वैल्यू ये रही, ठीक है। बट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ वाला तो आपको एक्सप्रेशन अच्छे समझ में आ गया, यहाँ वाला समझिए कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है सभी चार्जेस के चलते। तो देखो भाई, इससे जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली जाएंगी, नेगेटिव चार्ज है, कुछ इसमें चली जाएंगी, ये इसमें चली जाएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएंगी, है ना, बात समझ रहे हो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर चली जाएंगी, कुछ इसमें चली जाएंगी और कुछ बाहर चली जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, कुछ जो है इसमें इधर से निकल के इसमें चली जाएंगी, इस तरीके से चल रहा होगा। बट जब आप बाहर वाले चार्जेस को देखोगे तो होगा क्या, तो इसमें से देखो जो अंदर था, अंदर में से जो नेट बाहर निकल पाई उन्हीं के चलते फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है उन्हीं के चलते, क्योंकि इन तीनों का जो सम था वो पॉजिटिव में बाहर निकल रहा था और ये दोनों का नेगेटिव में अंदर जा रहा था, ठीक है, मतलब कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर चली गई, तो जो चली गई उनको तो कैंसिल आउट कर दिया, बाकी जो बचा हुआ टोटल चार्ज है उसने बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मतलब इन सब का टोटल चार्ज का जो सम था वो पॉजिटिव आया अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, ठीक है, बशर्ते कि जो है Q4 और Q5 जो है इन तीनों के सम से ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अगर छोटा है तो डेफिनेटली फील्ड बाहर निकलेगी, तो फील्ड बाहर निकलेगी तो उस एरिया से पास होंगी और फ्लक्स बनाएंगी। पर जब आप Q6 को देखते हो, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बढ़िया एकदम, कि जैसे ही आप Q6 देखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दूसरा ही बना लेता हूँ ना तो पूरा गायब हो जाएगा ये पूरी जगह। तो एक छोटा सा और ले लेते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए Q6 जो बाहर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा है इधर, बट फ्लक्स नहीं बना रहा है, क्योंकि फ्लक्स निकल रहा है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से, एनक्लोज चार्ज 0 है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आई थी इस चार्ज के चलते उतनी तो बाहर चली गई, तो जितनी अंदर आई उतनी बाहर चली गई, इसका मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई यहाँ पे, यहाँ से पार कितनी हुई, तो जितना अंदर आया उतना ही बाहर चला गया, मतलब यहाँ से जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो गया। तो ये वाला चार्ज फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता कभी भी, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी चार्ज पार्टिकल की, बट जो चीज़ नहीं है वो है फ्लक्स इसके थ्रू। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आई, मान लीजिए मैं एक और चार्ज लेता हूँ, Q7 चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे, तो Q7 से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर भी जाएगी ना उसी सरफेस एरिया, तो जब जितनी अंदर आई, जितना इनकमिंग फ्लक्स था यहाँ से उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जब आप यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ते हैं
तो गॉस लॉ में यहाँ जो चार्ज होता है दैट इज़ एनक्लोज चार्ज, ठीक है, और उससे जब आप फ्लक्स निकालते हैं तो जितने भी एनक्लोज चार्जेस हैं आप सबको कंसीडर करते हैं, बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एनक्लोज चार्ज की नहीं होती है, ये सारे चार्जेस के चलते होती है। और आप देखते हैं जो बाहर के चार्जेस हैं उनके चलते जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो ही बन रहा है, क्योंकि जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, पर जितने अंदर के चार्जेस हैं उनके चलते आउटगोइंग फ्लक्स ही बन सकता है, इनगोइंग फ्लक्स नहीं बनता, ठीक है, या फिर सारा ही इनगोइंग हो या सारा ही आउटगोइंग हो, ऐसा नहीं होगा कि इनगोइंग और आउटगोइंग होगा, क्योंकि अगर आपने डायपोल रख दिया, मान लीजिए कि डायपोल रख दिया मैंने एक एनक्लोज, तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा ना भाई, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों के आपस में कैंसिल आउट, नेट चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट चार्ज अंदर कितना हो गया, जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो गया, जीरो, बात समझे। तो ये टॉपिक आपने आई होप अच्छे समझा होगा, ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये टॉपिक था आपका गॉस लॉ का। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस का टॉपिक लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, अभी जो आपने क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे फ्लक्स के इस फॉर्मूले के ऊपर बेस, ई डॉट डी एस या ई डॉट ए, बड़े लेवल पे बात करते हैं तो ई डॉट ए कह देते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे बात करते हैं तो ई डॉट डी एस लिख देते हैं, बात सेम ही होती है, ठीक है, बट उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही हो एरिया के साथ या ऐसा कुछ हो तो जनरली आप ई डॉट डी एस का इस्तेमाल करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं अभी और कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अभी जो हमने नया फॉर्मूला निकाला है गॉस लॉ से वो है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कूलम्स लॉ से अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ भी कर सकता हूँ भाई, किसी पर जो फोर्स होता है कितना होता है, के Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट अपन में आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के Q1 बाय आर स्क्वायर। तो अगर कोई चार्ज है Q1 तो आर डिस्टेंस की दूरी पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर E, क्लियर। तो अगर ये चार्ज Q1 है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो Q1 मान लो, या फिर मैं एक काम करता हूँ एक ही चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन थे। तो कूलम्स लॉ से मुझे ये बात पता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सॉरी, कूलम्स लॉ से अगर मैं बात करूँ तो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है के Q बाय आर स्क्वायर, इसको और एक्सपेंड करें तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देख चुके हैं कूलम्स लॉ से, किसी चार्ज के लिए अगर कोई Q चार्ज है और r डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आप अगर बात करते हैं यहाँ से कि हमें कूलम्स लॉ की हेल्प से क्या प्रूव करना है, गॉस लॉ को प्रूव करना है, तो ठीक है करते हैं। देखिए अब जो है हमें फ्लक्स कितना मिलेगा यहाँ से, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया आर रेडियस का। अब ये चार्ज कैसा है, चार्ज का शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का चार्ज होता है, ठीक है। अगर चार्ज की शेप स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आइडेंटिकल लूँगा ताकि सारी जगह से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, क्योंकि अगर मान लो मैंने क्यूबॉइड ले लिया ऐसा, सपोज यहाँ ध्यान देंगे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से अलग डिस्टेंस हो गया, यहाँ से अलग डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ अलग है, तो इधर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर अलग है, तो इसलिए मैं ऐसा लूँगा जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो। तो अगर स्फेरिकल है चार्ज की शेप तो मैं स्फेरिकल शेप का ही गॉसियन सरफेस ले लूँगा ताकि यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, और ये क्लोज इंटीग्रल लगा देते हैं हम, ठीक है। तो एनक्लोज एरिया के लिए हमें चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
और अगर एनक्लोज एरिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ से छोटा सा ds एरिया चूज़ कर लिया और मैं पूरे एरिया को मैं घूम करके आ गया जो ये स्फीयर का है, तो मुझे इंटीग्रेट करके क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds क्या मिलेगा, 4πr² तो मिलेगा जो रेडियस है इसका, तो मुझे मिलेगा 4πr²। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एरिया आ गया मेरा 4πr², क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds का वैल्यू 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, नाउ द वैल्यू इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स। तो ये हमने प्रूफ किया कि भाई कूलम्ब्स लॉ से हम किस तरीके से गॉस लॉ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, तो ठीक है वहाँ पे डेरिवेशन आ जाता है, तो चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो है सपोज एक स्क्वायर है ये, ठीक है, एक स्क्वायर है आपके पास और इसके सेंटर में, स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू आपने प्लेस कर दिया, तो बताइए इससे फ्लक्स कितना बनेगा। तो आप ई डॉट डी एस वाले फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि अगर ये क्यूबॉइड आपने जो दिया है, ठीक है, ये एनक्लोज क्यूबॉइड है, ठीक है, कि इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स बनेगा, तो एनक्लोज क्यूबॉइड से कितना बनेगा, तो चार्ज कितना एनक्लोज है, फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल फ्लक्स बनेगा इस क्यूब से। ठीक है, एक बात ये समझिए। दूसरी बात, अगर कोई आपसे ये कह दे कि सिर्फ एक फेस से कितना बनेगा, मतलब टोटल तो पूरे क्यूब से बन रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से हमने निकाल लिया कि गॉस लॉ से फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ से हमने बता दिया। पर एक फेस से कितना बनेगा, क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसमें से, चार्ज में से, वो इधर से भी ऐसे निकलेगी ना, ऐसे करके सब जगह से निकलेगी ऐसे, फील्ड तो ऐसे निकलेंगी इसमें से, तो एक फेस से कितना फ्लक्स बनेगा। और फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गई एरिया से, तो ये नहीं सुनना कि चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो अभी फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, अब तो आप कह रहे हो ई डॉट डी एस लगाना है। भाई एनक्लोज के लिए आप डायरेक्टली चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, पर किसी एरिया के लिए तो आप ई डॉट डी एस वाले फॉर्मूले से जाएंगे, ये सोचेंगे कि हाँ वहाँ से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो फ्लक्स तो बनेगा ही, पर कैलकुलेट आप इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। कैसे, अगर 6 फेसेस को मिला करके टोटल फ्लक्स बन रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से, सिंगल फेस से कितना बनेगा, ठीक है, टोटल बन रहा था इतना, तो एक फेस से बनेगा 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई आपको? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। अब की बार हम क्या करेंगे कि फिर से वही क्यूब ले रहे हैं, बट इस बार चार्ज को ना मैं यहां प्लेस कर रहा हूं इस लोकेशन पे, ठीक है। जब मैं चार्ज को इस कॉर्नर पे प्लेस करूंगा बच्चों, तो होगा क्या, देखो मैं 3 डायमेंशनल व्यू बनाने की कोशिश करता हूं आपको, आई होप आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। तो जब मैं इसको प्लेस करूंगा किसी वर्टेक्स पे, तो ये जो आधा पोर्शन है, ये वाला जो आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन तो नीचे रह जाएगा और ये आधा पोर्शन जो ऊपर रह गया है, ठीक है, ब्लू वाला ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला जो रह गया, तो एक्चुअल में कितना नीचे आया, नीचे केवल इतना ही चार्ज आया है, ठीक है, क्योंकि आधा तो ऊपर ही रह गया है ना। सपोज आपके घर के कोने में एक जो है, जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर है, ठीक है, पीछे कॉर्नर बना हुआ है, इस पर एक बॉल फंसी हुई है, तो बॉल फंसी है तो आधी बॉल तो ऊपर ही फंसी होगी, आधी नीचे फंसी होगी। अब ये जो आधी नीचे फंसी हुई है, इसको भी अगर आप देखें तो ये मेरे घर के सिर्फ एक कॉर्नर में आ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतने हिस्से में ही होगी, तो इसका मतलब टोटल चार्ज का कितना हिस्सा, तो पहले ही हाफ हो चुका है, क्यू बाय 2 हो चुका है ये, और फिर उसका भी 1/4, तो इसका मतलब क्यू बाय 8। तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितना होगा, मतलब कितना चार्ज इस क्यूबॉइड के अंदर आ रहा है या क्यूब के अंदर आ रहा है,
तो इस क्यूब के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है Q/8ε0। तो इसके लिए फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इसको एज पे, देखो पहले था सेंटर में, पहले चार्ज था सेंटर पे, अब चार्ज है एज पे, ठीक है, सॉरी एज पे नहीं, वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स में हमेशा चार्ज, टोटल चार्ज का 1/8 होता है, जब सेंटर पे होता है तो टोटल पूरा Q होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब मान लो वो आपसे कहे कि ये बता दो कि सिर्फ एक फेज से कितना बन रहा है। अगर टोटल Q/8ε0 है तो एक फेज से कितना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है अब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो ये जो चार्ज है ये इस फेज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेगा तो पैरेलल टू द सरफेस छोड़ेगा, इस फेज से भी पैरेलल टू द सरफेस होगी और इस फेज से भी पैरेलल टू द सरफेस होगी। बट जब दूसरी साइड से जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक डायग्राम बना देता हूँ। अब सपोज करिए ये इस समय यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी साइड से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ से बाहर निकलेंगी फील्ड्स, यहाँ से भी बाहर निकलेंगी फील्ड, यहाँ से नीचे से भी बाहर निकलेगी, तो इन तीनों फेसेस से बाहर निकलेगी। मतलब जो तीन एडजेसेंट फेसेस थे चार्ज के साथ, मान लीजिए जैसे इस कोने पे चार्ज है, अगर इस कोने पे चार्ज लगा हुआ है तो ये तीनों जो साइड्स हैं चार्ज के साथ जो अटैच हैं उस पर नेट फ्लक्स 0 होगा। मतलब उन तीनों फेसेस से तो नेट फ्लक्स 0 बनेगा। तो मान लेते हैं कि 2, 4 और सॉरी 2 या नंबर डाल देता हूँ मैं, ऐसे ब्लैक कलर ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 4, 5 और 6 फेस से अटैच है चार्ज, तो उनसे तो फ्लक्स 0 बनेगा, बट 1, 2 और 3 से फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स तो Q/8ε0 था, 3 से 0 है तो बचा हुआ सारा उन्हीं के पास होगा। 1 से कितना बनेगा, तो इसका भी 1/3 1 से बनेगा, मतलब किसी एक फेज से बनेगा Q/, ठीक है, तो 1/3 Q/8ε0 मतलब Q/24ε0 आपका जो चार्ज है, सॉरी फ्लक्स है, वो बनेगा। इतना इन डेप्थ में आपको पढ़ने को मिल रहा है। देखिए पहले आपने इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा होगा, आपने जनरली ये पढ़ा होगा कि एक कोने में चार्ज को फंसा दिया, अभी बताओ कितना फ्लक्स है। अभी आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हर एक फेस पे कितना फ्लक्स है, तो ये मज़ा है यहाँ पे पढ़ने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, आपको हर एक चीज़ को ना अच्छे लेवल पे समझना है। ये नहीं कि सिर्फ बस पता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन और आपका जो है फिर पॉसिबल नहीं होता आपके लिए, ठीक है, तो वो नहीं करना। एक सेकंड देंगे। एक सेकंड दीजिए। चलिए, तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, आगे का। तो फ्लक्स जो है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ, आप फ्लक्स के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्लक्स के ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, कंटिन्यूएशन में। अब मैं कहूँ फेस पे है, तो अगर फेस पे है तो कितना चार्ज अंदर होगा कितना बाहर होगा, तो आधा चार्ज अंदर आधा चार्ज बाहर, तो फ्लक्स हो जाएगा Q/2ε0। अगर मैं कहूँ एज पे है, तो एज पे कितना होगा 1/4, तो Q/4ε0, ठीक है। अगर एजेस पे होता है, एज पे जब चार्ज होता है तो चार्ज Q/4 होता है एज पे, जब फेस पे होता है तो आधा चार्ज अंदर होता है Q/2। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को और समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपसे कह दिया एक शीट है, स्क्वायर शीट है, ठीक है, ए और ए साइड की, और इससे ए की दूरी पे एक चार्ज Q रखा है। बताओ इस शीट से कितना फ्लक्स बनेगा। तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ना, तो आपको ये नहीं सोचना है मन में कि यार ये तो एनक्लोज ही नहीं है,
इसमें से कैसे फ्लक्स बन सकता है? फ्लक्स तो केवल एनक्लोज से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, एनक्लोज नहीं है, पर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको एनक्लोज कर देंगे। एनक्लोज नहीं है ना अभी, एनक्लोज कर देंगे, एनक्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने इसको एनक्लोज कर दिया, और एनक्लोज करते के साथ ही टोटल अगर मैं कहूँ 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस से कितना बनेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स होगा। तो एक से कितना बनेगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए ये एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, और आधा चार्ज यहाँ रखा है, आधा चार्ज बाहर है। तो मैं कहूँ कि इस पूरे हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स बनेगा, तो केवल आधा चार्ज ही अंदर है, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं कहूँ फ्लैट वाले सरफेस से कितना बनेगा, ये वाले सरफेस से, तो भाई मैंने आपको बताया था जिस फेस पे चार्ज फंसा हुआ होता है उन सारे फेसेस पे फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। तो फ्लैट वाले से तो 0 बनेगा। कर्व्ड वाले से पूछ लें तो टोटली अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, फ्लैट से 0 हो गया, तो सारा का सारा तो यही बना रहा है, इसका मतलब Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे सॉलिड एंगल पे डिस्कशन करूँगा। सॉलिड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन फ्लक्स के जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, वहाँ पर इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि इसके बाद हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन करके ये चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। और बाकी जेईई एडवांस के इलेक्ट्रोस्टैट्स के इलस्ट्रेशंस आप मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखनी है तो वहाँ जा कर के आप सारे जितने भी अभी 2020 तक के क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये सब भी ज़रूरी होता है। भाई तुमसे पैसे नहीं लिए जा रहे, कम से कम गुरुदक्षिणा के नाम पे इतना ही दे दो। सीख रहे हो यहाँ पर बैठ करके, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप पूरा सब कुछ सीख रहे हैं ना, तो कम से कम जो है चीज़ों के लिए कुछ पे करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी गुरु से ली हुई शिक्षा जब तक पूरी नहीं होती, जब तक गुरु को गुरुदक्षिणा नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे पेमेंट नहीं लेता, तो इसका मतलब आपको ये है कि चैनल को आप ही को प्रमोट करना है, ठीक है। वही मेरे लिए जो है पेमेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।